नमस्ते दोस्तों। हिंदी की सुरुचिपूर्ण कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं बिमल मित्र जी द्वारा लिखी कहानी चाकरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यद्यपि आज के ज़माने में अति प्रिय पेशा है नौकरी, फिर भी पूरी दुनिया में कोई भी कभी भी ऐसी नौकरी की तो कल्पना भी नहीं कर सकेगा। यूँ नौकरी के प्रकारों की कोई सीमा नहीं है। इस विस्तृत वसुंधरा पर स्थित नाना देशों नाना कालों में अनेक प्रकार की नौकरियां रही हैं और अभी भी हैं। कोई लिखियागिरी, मुंशीगिरी या क्लर्की करता है, तो कोई अभियंतागिरी या इंजीनियर की नौकरी, और कोई वैद्यगिरी या डॉक्टर की नौकरी करता है। जब कोई किसी सुविधा संपन्न व्यक्ति के घर में ही टहलुआ का काम या घरेलू कामधाम करने की चाकरी करता है। इस धरती के विस्तृत फैलाव में नौकरी के भांति भांति के रूपों का क्या कहीं कोई अंत है? औरों की रहने भी दूं तो भी साफ बात है कि मैं खुद भी तो एक समय नौकरी कर चुका हूँ, सो भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि खास सरकार बहादुर की सरकारी नौकरी। परंतु कहानी गढ़ गढ़ कर, कहानी कहकर सुनाने की नौकरी, उसके सिवा और कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल कहानी सुनाना भरी काम होगा। इस प्रकार की नौकरी की बात क्या सुनी है कभी किसी ने? कम से कम मैंने तो नहीं सुनी। बहुत संभव है कि आप लोगों ने भी नहीं सुनी हो, परंतु इस बार एक ऐसा ही अकल्पनीय संयोग आ पड़ा कि मुझे ऐसी ही बात सुननी पड़ी। इसे ठीक से समझाकर कहना होगा, तो अच्छा हो कि मैं इसे बिल्कुल आरंभ से कह के सुनाऊं। एक बार जब मैं जबलपुर गया था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वहां पहुंचने का बस वही एक दिन बिताकर दूसरे ही दिन फिर कोलकाता लौट आना था। सोचा कि समय का सदुपयोग करते हुए एक बार पूरे शहर का चक्कर लगाकर जरा इसे देख लूं। अभी तक जब जबलपुर आया हूं तो प्रायः ही ठहराव वाले होटल में पड़े किताबें पढ़कर समय बिता दिया है, अथवा बहुत हुआ तो होटल के बरामदे में खड़े होकर दूर दिखाई देने वाली संगमरमरी शिलाओं की पहाड़ी का दृश्य देख लिया। यहाँ का सूर्योदय देखा है, अथवा देखा है यहाँ का सूर्यास्त। इसके अलावा और कुछ किया है तो नियम पूर्वक भोजन, छाजन और आराम। वस्तुतः यहाँ जबलपुर आने का मेरा मूल्य उद्देश्य यही सब करना रहा है। परंतु अब की बार मैंने सोचा कि इतने दिनों में जाने कितनी बार जबलपुर नगर में आया, ठहरा भी, परंतु यहाँ के इस नगर को तो एक बार भी ठीक से देखना हुआ ही नहीं। इसी से सवेरे के पहर का जलपान खा पीकर होटल से बाहर निकलकर चक्कर लगाने चल पड़ा। यह रास्ता, वह रास्ता, इस चौड़ी सड़क, उस पतली पगडंडी, इन पर चलते हुए अच्छी तरह समझते बूझते टहलते हुए देखने में एक प्रकार की सुखदायक विचित्रता है। राहों के दोनों ओर बने हुए विभिन्न प्रकार के भवन मोटे तौर पर खूब सजाए संवरे हुए हैं। कई भवनों के सामने तो राह की लंबाई के समांतर छोटी छोटी गृह वाटिकाएं भी लगी हुई हैं, जिनमें कहीं फूल खिले हुए हैं तो कहीं फल लटक रहे हैं। इन ढेर सारे भवनों में से अनेक के सामने भवन के मालिकों के नाना प्रकार के नाम भी उनकी दीवारों पर इस सावधानी से लिखे या खुदे हैं कि गुजरने वाला उन्हें अच्छी तरह पढ़ सके। मकान मालिकों के व्यक्तिगत नामों के साथ साथ उनकी जाति बिरादरी की सूचना देने वाली पदवियां भी अंकित हैं। किसी के नाम की पदवी जायसवाल है तो किसी की गोयल, किसी की माहेश्वरी है तो किसी की पंत, अथवा दूसरे किसी की शर्मा। इस प्रकार की बहुत सारी पदवियों को देखता हुआ मैं आराम से टहलता हुआ आगे बढ़ता गया। ऐसी कोई भी पदवी मेरी आंखों को अस्वाभाविक नहीं लगी, परंतु एक भवन के सामने पहुंचते ही यकायक रुक जाना पड़ा। उसके भवन के कर्ता धर्ता के नाम के सामने पदवी अंकित थी चक्रवर्ती। इसका साफ मतलब यह है कि वे सज्जन बंगाली हैं। इतनी दूर यहाँ आकर कोई एक बंगाली भद्र पुरुष भवन निर्माण करके यहीं निवास कर रहे हैं,
यह जान समझकर मन में थोड़ा विस्मय पैदा हुआ। कहीं यह विस्मय अनावश्यक ही तो नहीं जग उठा। इस जिज्ञासा को शांत कर लेने के लिए उस नाम पट्टी को फिर से पढ़ा। A.K. चक्रवर्ती। उस भवन को भली भांति देख लेने के उद्देश्य से वहीं खड़ा हो गया। देखा कि बहुत ही सीधे साधे प्रकार की बस एक ही मंजिल की ऊंचाई वाला एक बहुत पुराना भवन है। आसपास के दूसरे भवनों की भांति इसके सामने कोई बाग बगीचा या फुलवारी नहीं है। एक लंबे समय तक मरम्मत ना किए जाने से भवन की जिस किस्म की दशा हो जाती है, ठीक वैसी ही दुर्दशा है इसकी। तब मैं साफ साफ समझ गया कि इस भवन के कर्ता धर्ता मालिक मुख्तार महाशय की आर्थिक अवस्था निश्चय ही संतोषजनक नहीं है। इसी वजह से इस भवन की ऐसी अवस्था हो गई है। ऐसी उधेड़-बुन में वहां मैं कितनी देर से खड़ा रह गया हूँ, मन में इसका कुछ ख्याल नहीं था कि अचानक एक सज्जन ने जंगले के भीतर से बाहर की ओर मुंह आगे करके पूछ ही लिया, कौन है आप महाशय? चूंकि मैं उन भद्र पुरुष जी को तब तक ठीक से देख भी नहीं सका था, अतः उनके प्रश्न का उत्तर फिर क्या देता। तब तक उस भद्र पुरुष ने शरीर के ऊपरी अंग में कोई पोशाक पहने बगैर ही बरामदे में आकर आगे फिर पूछा, कहिए किसे ढूंढ रहे हैं? मैंने संकोच पूर्वक कहा, मैं एक बंगाली हूँ। आपके भवन पर लगी हुई नाम पट्टिका पढ़ने के बाद मेरी समझ में आया कि आप भी एक बंगाली ही हैं। इसी से थोड़ा ठहर कर देख रहा था। फिर तो उन सज्जन ने हमारी अपनी भाषा बांग्ला में ही कहा, तो फिर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, आइए अंदर आ जाइए ना। मैं उनके निवास भवन में भीतर चला गया। अभी तक वे शरीर के ऊपरी भाग में कुछ पहने नहीं थे। अब अंदर जाकर एक मैली कुचैली बनियान पहन ली उन्होंने। फिर एक कुर्सी की ओर संकेत करते हुए बोले, इस कुर्सी पर आराम से बैठें। उनके निर्देशानुसार वहां पड़ी एक काफी पुरानी कुर्सी पर मैं बैठ गया। फिर इधर उधर जरा नजरें दौड़ाकर जो देखा भाला तो जाना कि उस घर में तो बस वही एक कुर्सी ही है, सो भी बहुत ही पुरानी और धुरानी। उस घर में जो एक तख्तपोश चौकी पड़ी थी, उस पर वे स्वयं जा बैठे। तब मुझसे पूछा, वस्तुतः आप कहाँ के निवासी हैं? मैंने बतलाया, कोलकाता से मैं आया हूँ यहाँ, फिलहाल एक होटल में ठहरा हूँ, कल ही यहाँ से वापस चला जाऊँगा। इस शहर में आता रहता हूँ काफ़ी अरसे से, परंतु अब तक हर बार सारा का सारा समय होटल में ही बिता देता हूँ। आज पहली बार निकला हूँ बाहर, इस नगर को ठीक से देख लेने के लिए। इसी उद्देश्य से टहलता जा रहा था कि अचानक ही आपके निवास भवन की नाम पट्टिका जो देखी, तो मुझे लगा कि निश्चय ही यह किसी बंगाली भद्र पुरुष का भवन है। A.K. चक्रवर्ती नाम से ही स्पष्ट है कि बंगाली के सिवा और कुछ तो हो ही नहीं सकते। इसी से थोड़ा ठहर गया था। वे महाशय बीच में ही बोल पड़े, वह मेरे चचेरे भाई का नाम है। पूरे रूप में है अरुण कुमार चक्रवर्ती, मेरे पिताजी के छोटे भाई, यानी कि मेरे काका के बेटे। यहाँ जबलपुर में जो भारत सरकार का हथियारों का विशाल कारखाना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वह उसी में नौकरी करता था। इस भवन का निर्माण उसी ने करवाया था। उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद से ही मैं इसका उपयोग करता आ रहा हूँ। कारण यह है कि उसका निजी संबंधी और तो कोई है नहीं, क्योंकि उसने तो विवाह ही नहीं किया था। मेरा भी शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ, अतएव मैं ही फिलहाल इस मकान का मालिक मुख्तार हूँ। ऐसी हालत में घर गृहस्थी की साज संभाल कौन करता है? उन सज्जन ने आरंभ किया। उसका भी अपना कोई था नहीं और मेरा भी अपना कोई नहीं। एक किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाकर कुछ खर्चा पानी देने के बदले में रख लिया है। वही भोजन छाजन बना देता है, झूठ काट होने वाले बर्तन वर्तन भी वही धो मांज देता है। बस इसी सब समय भर के लिए यहाँ रहता है, फिर चला जाता है। उसके बाद तो पूरा का पूरा दिन अकेले अकेले बिताता हूँ, और दिनों तो बस इसी तख्त पोश पर लेटे लेटे बाहर सड़क की ओर एकटक निहारता रहता हूँ। आज अपने इस साधारण निवास स्थान के सामने आपको जो यूं खड़े हुए देखा,
तो मेरे मन ने कहा, निश्चय ही संभवतः आप बंगाली ही हैं, इसी से आपको पुकारा। परंतु आपका और सब अपना परिवार? वे सज्जन हड़बड़ा कर बोले, जब मैंने विवाह ही नहीं किया तो फिर बाल बच्चे, घर परिवार सब कहाँ से होंगे? मेरे माता पिता तो जब मेरी कच्ची उम्र थी तभी स्वर्ग सिधार गए थे। उस समय मैं पराई सेवकाई यानी कि नौकरी चाकरी करता था। वह चाकरी मैंने अपनी आयु के प्रायः 65वें वर्ष तक की। कौन सी नौकरी करते थे आप? क्या किसी पाठशाला में अध्यापन का काम करने की नौकरी? वे महाशय यकायक बिहंस पड़े और बोले, नहीं भाई नहीं, दरअसल यह चाकरी एक बड़ी ही आश्चर्यजनक किस्म की चाकरी थी। उस चाकरी के क्रियाकलाप की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। जी, इसका मतलब? वे भद्र पुरुष बोले, उसके संबंध में बहुत थोड़े समय में बतला पाना संभव नहीं है। इस पूरी वसुंधरा पर फैली सारी दुनिया में वैसी नौकरी किसी ने न कभी की, और अगर की है तो बस केवल हम 4 आदमियों ने। उनकी इस बार कही गई बात का गूढ़ार्थ मैं समझ नहीं सका, अतः पूछ बैठा, भाई ऐसी कौन सी विचित्र नौकरी थी? गंभीर होकर वे महाशय कहने लगे, उसी विचित्र चाकरी को करके ही तो मैंने अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया जनाब। नहीं तो क्या फिर मेरी ऐसी अवस्था होती? मेरे जैसे महाअभागे व्यक्ति की ऐसी जो महादुर्गति हुई, उसकी तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। फिर भी बतलाइए न जरा, क्या वह कोई सरकारी चाकरी थी? उत्तर में उन सज्जन ने मुझसे ही प्रश्न पूछा, क्या आप कोलकाता शहर में ही पैदा हुए हैं? जी हाँ। फिर तो कुछ आश्वस्त होकर वे महाशय कह उठे, तब तो आप मेरी पीड़ा को समझ सकेंगे। अच्छा, तो कोलकाता के किस विशेष इलाके में आपने जन्म लिया? उत्तरी कोलकाता के अंचल में अथवा फिर दक्षिणी कोलकाता में? मैंने कहा, जी कोलकाता के उत्तरी अंचल में ही, किंतु हाँ, मैंने अपनी उच्च शिक्षा विद्यासागर महाविद्यालय में पूरी की। मेरे जन्म स्थान की सटीक जगह का नाम है हाथी बागान। अब की बार उन सज्जन के मुंह पर हंसी खेल गई। बोले, मैं भी कोलकाता का ही जन्मा पला बड़ा व्यक्ति हूँ। शोभा बाजार मोहल्ले की एक गली में मेरे परिवार वालों ने जो भाड़े पर एक क्वार्टर ले रखा था, उसी में जन्मा था मैं। पढ़ाई लिखाई स्कॉटिश चर्च विद्यालय में की, परंतु ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि अभी मेरी आयु जब काफ़ी कम ही थी तभी अचानक मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। चूंकि अपने पिता की मैं एकमात्र अकेली संतान था, अतः पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद अपने घर परिवार का सारा भार मेरे ही कंधों पर आ पड़ा। इतना कह चुकने के बाद वे थोड़ी देर चुप्पी साधे रहे, फिर आगे कहने लगे, परंतु उन सब पुरानी बातों को मैं आपसे क्यों कर बतलाने लगा? जरा आप ही इसका कारण बतलाइए तो। आपको वह सारा कुछ कह सुनाने से मेरा ही कौन सा लाभ है, अथवा फिर आपका ही कौन सा बड़ा फायदा हुआ जा रहा है? मैंने कहा, आपका ऐसा कहना तो ठीक है, परंतु इसमें कोई आपका हला भला हो रहा हो अथवा नहीं हो रहा हो, उस संबंध में मैं तो कुछ कह नहीं सकता। परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मुझे निश्चय है कि इसमें मेरा तो लाभ अवश्य है। सो क्यों? उन भद्र पुरुष ने मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखा, फिर बोले, वाह जी वाह, क्या खूब कही। अरे भाई, मेरी आप बीती सुनकर आपका लाभ कैसे हो सकता है भला? मैंने निवेदन किया, जैसे भी हो, परंतु इससे मेरा लाभ होना निश्चित है। इसी से मैंने आपको बतला दिया। वह लाभ क्या है, इस संबंध में मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। फिर तो वे बंगाली महाशय कह उठे, मेरा अपना जीवन सचमुच ही असहनीय पीड़ाओं से भरा हुआ है। एक महा कष्टकर जीवन रहा है। एक तो मेरी कच्ची उम्र में ही मेरे पिताजी मर गए। दूसरी आफत यह कि परिवार के लिए जीविका का साधन जुटाने के लिए बचा था एकमात्र मैं। मेरे अलावा तब मेरी माँ जरूर थी, किंतु एक विधवा हिंदू स्त्री
उस जमाने में भला क्या कर सकती थी? खाने पीने के ढेर सारे खर्चों के ऊपर से प्रतिमाह किराए के 20 रुपए चुकाने की बेबसी अलग थी। ये सारा खर्चा कौन जुटाएगा? पारिवारिक जिम्मेदारियां कोई कैसे जुटाएगा? यही सब सोचते सोचते मेरा मन मस्तिष्क इतना परेशान रहता कि रातों में नींद नहीं आती। पेट जब खाली हो, भूख से नस नस कुलबुलाती हो, तो भला नींद भी कभी आती है? कहाँ से मकान की कोठरी का भाड़ा जुगाड़ करूँगा और खाने पीने पहनने के अति आवश्यक दाल चावल कपड़े लत्ते का जुगाड़ कहाँ से करूँगा? चिंता करते करते जब कोई कूल किनारा नहीं पा सका तो अंतिम कोशिश के रूप में मैंने अपने काका जी को पत्र लिखा। मेरे काका जी तब यहीं इसी जबलपुर में रहते थे। काका जी का बेटा तब यहीं पर एक नौकरी पा गया था, अतः उसी नौकरी के कामकाज में जुट गया। फिर तो काका जी इतना पसीजे कि महीने के महीने वे हम लोगों के लिए रुपए भेजने लगे। उनके द्वारा भेजे जा रहे उन रुपयों के सहारे ही हम लोगों का पारिवारिक खर्चा जैसे तैसे चलने लगा। फिर भी पैसों की इतनी कमी थी कि फीस ना भर पाने के कारण मेरी पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गई। सारी कोशिशों के बावजूद हमारे अपने परिवार की एक पैसे की कोई आय कहीं से नहीं हो पा रही थी। किसी तरह खींच खांच कर परिवार की गाड़ी घसीटे लिए जा रहा था मैं, जबकि स्थिति यह थी कि परिवार के नाम पर भी कुल मात्र 2 ही सदस्य थे, मेरी विधवा माँ और मैं, जबकि तब बेहद सस्ताई का जमाना था। इतने सस्ते समय में भी मात्र 2 सदस्यों वाले मेरे परिवार के खर्चे नहीं जुट पाते थे। जितना काका जी भेजते उसमें काम नहीं चल पाता था। तब मैंने सोचा, क्या करूं? कहाँ से रुपए पैसे जुगाड़ने का उपाय करूं? काका जी कोई ज़्यादा रुपए तो भेजते नहीं, अधिक से अधिक किसी महीने में 30 रुपए तो किसी में 40 रुपए मात्र। तभी एक समय मेरी हारी थकी माँ ने साफ साफ कह सुनाया, बेटा कोई चाकरी वाकरी करने का मन हो तो दौड़ धूप करके जल्दी से करना शुरू कर, क्योंकि अगर तूने ऐसा कुछ नहीं किया तब तो मैं इस घर का बोझा नहीं ढो पाऊंगी। बाजार में हर एक अति आवश्यक जीवन उपयोगी चीज का दाम हो करके जिस रूप से बढ़ता जा रहा है। यह लाचारी तब थी जबकि वास्तव में बहुत ही सस्ताई का जमाना था। उस समय सस्ताई ऐसी थी कि आज आप सब तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। अब इसी से अनुमान लगाएं कि हमारी पाठशाला स्कॉटिश चर्च पाठशाला के सामने जो एक चाय की दुकान थी, उसके ऊपर लाल रेशमी कपड़े के बैनर पर विज्ञापन लिखा रहता था कि यहाँ केवल 3 पैसे में मुर्गी के एक जोड़े अंडों से बना हुआ सुस्वादु ऑमलेट मिलता है। 1 प्याला चाय का भाव तो पूरे बाजार में बस 1 पैसा ही था। प्रतिदिन जो समाचार पत्र बिकते थे उनका मूल्य था 2 पैसा। फिर भी हालत ये थी कि ये सब इतनी सस्ती चीज़ें भी खरीद पाने की ताकत हम में नहीं थी। उन दिनों में हमने कितनी विपत्तियों में कितनी मुश्किलों भरा जीवन बिताया था, उसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। इतनी बात कहते ही वे भद्र पुरुष यकायक रुक गए। फिर कुछ अफसोस सा जाहिर करते हुए बोले, अरे वाह, जरा आप इस बात पर ही ध्यान दें कि जब से आप आए हैं तभी से लगातार मैं बस अपनी आपबीती सुनाए जा रहा हूँ। मुझ में इतना शिष्टाचार भी नहीं रहा कि कम से कम आपसे यह तो पूछूं कि आप कौन हैं, आपका शुभ नाम क्या है, आप इतनी दूर से यहाँ पर कौन सा विशेष काम करने के लिए पधारे हैं। विनम्रता पूर्वक मैंने उन्हें अपना नाम बतलाया। उसके अतिरिक्त मैंने आने का अपना उद्देश्य समझाते हुए उन्हें बतलाया कि किसी विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, बल्कि केवल घूमने फिरने के उद्देश्य से आया हूँ। बस यूँ समझ लें कि परिपूर्ण विश्राम करने, अपनी अब तक की सारी थकावट दूर कर लेने के अभिप्राय से ही यहाँ आया हूँ। विश्राम लेने का वह उद्देश्य अभी पूरा हुआ समझें, क्योंकि कल ही मैं वापस अपने स्थान को चला जाऊंगा। इस बार के इस आगमन के
अब तक जो सारे दिन गुजरे हैं उन्हें मैंने होटल में ही बैठे बैठे, लेटे लेटे अथवा सोए सोए बिताया है। जिसे लोग कहते हैं अपने काम धंधे में जो भारी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है उससे छुटकारा लेकर थोड़ा विश्राम कर लेने के मतलब से यही अवकाश बिताने का चूंकि आज का अंतिम दिन है अतः इस शहर का फेरा लगा लेने के लिए बाहर निकल पड़ा हूँ। अच्छा, तो कई दिनों से आए हुए हैं, तो कुल कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं श्रीमान? मैंने बतलाया। सो तो कुल मिलाकर 7 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो ये पूरे 7 दिनों का समय आपने यहाँ किस तरह बिताया? मैंने निवेदन किया। वस्तुतः मैं ग्रंथों का अध्ययन करने में गहरी रुचि रखता हूँ। उच्च स्तर के अनेक ग्रंथ मैंने अपने साथ ले आया था। उन्हीं सब ग्रंथों को यहाँ गंभीरतापूर्वक पढ़ता रहा। जान पड़ता है कि किताबें पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तब मैंने उन्हें समझाया, हाँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु ग्रंथों से तात्पर्य आजकल की लिखी हुई, छपी हुई किताबें नहीं। ऐसी किताबों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बहुत पुराने अतीत काल में रचे हुए और प्राचीन पद्धति के अनुरूप भोजपत्रों, भुर्ज तत्वों अथवा अन्य पुराने फलकों पर लिखे हुए उत्कृष्ट ग्रंथों को पढ़ने में ही आनंद का अनुभव करता हूँ। ऐसे सब ग्रंथ जो पुराने भले ही हो गए हों किंतु मिट नहीं गए, फीके नहीं पड़ सके हैं, अतएव जो अभी भी अतिशय प्रासंगिक हैं। अब इस प्रकार के सद्ग्रंथों का अध्ययन मनन तो कोलकाता के नगर के कोलाहल भरे वातावरण और मेरे ऊपर नाना प्रकार के कार्यों का जो भारी दायित्व छपा रहता है, उस सब के परिवेश में तो पूरा हो पाना संभव नहीं। इसी से मैं अपने उत्तरदायित्वों के भार से अवकाश लेकर कोलकाता शहर से बाहर के किसी दूर के शहर में प्रत्येक वर्ष 7-8 दिनों के लिए चला जाता हूँ। लेकिन अब आप मेरी चिंता छोड़ें, आप अपनी बातें बतलाएं। लोगों के मुंह से कही गई बातें यानी कि बतकही सुनना मुझे इतना अधिक पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। उल्लासित हो वे बंगाली सज्जन मुखर हो पड़े। फिर मुझे क्या संकोच हो सकता है, मेरी तो चाकरी ही थी बातें कह कह कर सुनाने की। ये आप क्या कह रहे हैं? बातें कह सुनाने की नौकरी? इसका क्या मतलब है? वे महाशय समझाने लगे। क्यों, झटका सा लगा ना? दरअसल इस प्रकार की नौकरी यानी कि बातें कह कह सुनाने, चाहे वह सुविमल बतकही हो अथवा ऊट पटांग बतकुच्चन ही क्यों ना हो, केवल बातें कहने के काम वाली नौकरी की बात तो आप लोगों में से किसी ने कभी सुनी भी नहीं होगी और ना कोई ऐसी नौकरी के विषय में जानता ही है। इसका क्या अर्थ समझूं कि बिना कोई और काम किए केवल बात करने भर से किसी ने आपको वेतन देने वाली नौकरी दे दी? ऐसा भी क्या किसी तरह संभव है? यह सारा कुछ प्रभु की कृपा का परिणाम था महाशय। वे सज्जन हुलस कर बोलने लगे। सभी कुछ भगवान की दया के ही प्रसाद से हुआ। समझ गए ना? बात साफ थी। मेरे जैसे मूर्ख आदमी का तो कोई भविष्य ही नहीं बन सकता था। यह बात स्वयं मेरे पिताजी कहा करते थे। माँ भी यही कहा करती थी कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, तुम किसी काम के लायक ही नहीं। माँ की झिड़कियाँ जो दरअसल मेरी नालायकी पर उसका अपना रुदन ही होता था, सुनकर ही मैं भला क्या कर सकता था? आप ही बतलाइए। मैंने कोई पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, ना कोई काम धंधा सीखा था। किसी बहुत बड़े जागीरदार, जमींदार या सेठ साहूकार का अथवा किसी प्रकार के किसी बड़े आदमी का कोई उत्तराधिकारी अथवा बेटा भी नहीं था। ऐसी दशा में फिर मेरे भविष्य की बात ही क्या? परंतु महाशय, एक दिन अचानक ही मेरे जैसे महानिखट्टू आदमी का भाग्य भी खुल गया। वह किस तरह जनाब? फिर तो वे सज्जन बतलाने लगे। वह एक ऐसा समय था जब मेरे पास करने धरने को कुछ नहीं था, परंतु घर में कितनी देर बैठा रहता, सो प्रायः ही अपने निखट्टुओं के साथ अड्डेबाजी करने के लिए
घर से बाहर चला जाया करता, अड्डेबाजी पर अड्डेबाजी करता, जहाँ केवल व्यर्थ की बातें होती। वह मेरे जीवन की ऐसी वेला थी जब मेरे बचपन के साथी बड़े होकर अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई कर रहे थे अथवा तरह तरह के प्रशिक्षण ले रहे थे। अपने इष्ट मित्रों में मैं ही एक था जो बिल्कुल बेकार था, परंतु मेरे आसपास के टोलों मोहल्लों में मेरी उम्र के या मुझसे छोटी या बड़ी उम्र के भी ऐसे ढेर सारे लड़के थे जो मेरी ही तरह निठल्ले थे। ऐसे ही निठल्ले निखट्टुओं के बेकार पड़े युवकों के साथ मैं अड्डेबाजी करता था, जिसके चलते जीवन का बहुमूल्य समय वाहियात गंवाते रहने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। इतना कहकर वे महाशय फिर चुप हो गए, परंतु मेरी जो उत्सुकता थी वह बढ़ती गई। मैंने पूछा, उसके बाद? उसके बाद ही तो अप्रत्याशित अद्भुत घटना घटी महाशय। हुआ यह कि एक दिन घर से कॉर्नवालिस स्क्वायर मोहल्ले के अड्डे पर अड्डेबाजी करने जा ही रहा था कि अचानक पीछे की ओर से एक व्यक्ति मेरा नाम पुकार उठा, अनिमेष, अरे ओ अनिमेष। उसकी पुकार सुन मैंने चौंक कर पीछे देखा तो पाया कि अरे ये तो हम लोगों के बसंत भाई साहब हैं। बसंत भाई साहब भी हम लोगों की तरह ही बेकार थे। वैसे वे हमारी तरह कम पढ़े लिखे अथवा बेबस असहाय नहीं थे, बल्कि उन्होंने बीए कक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री पाई थी। जगह जगह निकलने वाली रिक्तियों में आवेदन भर भर के नाना प्रयास कर रहे थे, फिर भी कहीं भी कोई नौकरी नहीं पा सके। वो बीच बीच में हमारे अड्डे पर आकर शामिल होते और मौका पाते ही अपनी नौकरी चाकरी ना मिल पाने का रोना रोते रहते। कहते, जानते हो, मेरा जीवन तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। जहाँ कहीं भी पता लगता है सभी जगह नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजता हूँ, परंतु कहीं से दिलासा का कोई उत्तर नहीं आता। जहाँ कहीं से उत्तर आते भी हैं तो सभी बस एक ही जैसे अभिप्राय वाला उत्तर पठाते हैं, हमें अत्यंत खेद है कि हम आपके आवेदन पर कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ सभी जगह भर चुकी हैं, अब कोई भी पद रिक्त नहीं है। वो समय भी इस प्रकार का चल रहा था। हमारी जान पहचान का कोई व्यक्ति कहीं कोई नौकरी चाकरी नहीं जुटा पा रहा था, कहीं कोई नया धंधा उद्योग नहीं लग रहा, कोई प्राइवेट कंपनी कहीं शुरू नहीं हो रही। फलतः काम धंधा पा लेने का कोई अवसर ही नहीं था। परिणाम स्वरूप चारों ओर बस हाहाकार ही मचा हुआ था। जितने सारे बैंक थे सभी बैंक करप्ट हुए जा रहे थे, सभी दिवालिये हो रहे थे। केवल हमारे देश के ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे विकसित प्रतापी देशों में भी यही हाल था। सभी जगह एक ही अवस्था थी। यद्यपि बाजार भाव बहुत ही सस्ताई का था। एक जोड़ी जूते का मूल्य महज 3 रुपए अथवा अधिक से अधिक 4 रुपए। एक कमीज की कीमत 5 चवन्नी अर्थात 1.25 रुपया बस। चावल का बाजार भाव था केवल 3 रुपए मन, यानी 40 सेर। सारे सामान उतने सस्ते, फिर भी चारों ओर अभाव ही अभाव। गल्ला, अनाज, खाने पीने की चीज़ें इतनी सस्ती, फिर भी मेदिनीपुर में अकाल पड़ा हुआ था। भूख के मारे लोग बिलबिलाते बिलबिलाते मरे जा रहे थे। कोलकाता के छोर पर स्थित श्याम बाजार से दूसरे छोर पर स्थित काली घाट तक पूरे महीने आने जाने का बस का मासिक किराया था 6 रुपए केवल। प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक महोदयों का मासिक वेतन केवल 25 रुपए। आज के इस जमाने में उन सब विषयों पर विचार करते हुए दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाती है। देश के इतने बड़े देशबंधु नेता चितरंजन दास जी 1925 ईस्वी में जब स्वर्ग सिधारे तो देखा गया कि उनके बैंक खाते में केवल 8,000 रुपये जमा थे। इतनी कम धनराशि सजो पाने पर भी उन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी अच्छी भली प्रैक्टिस छोड़ दी। स्वयं तो देश की सेवा में लगे ही थे, अपने इकलौते बेटे और उसकी पत्नी को भी अंग्रेज सरकार द्वारा लागू कानून का विरोध करने के लिए भेज दिया था। उस जमाने के ब्रिटिश शासकों के अंग्रेजी समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए कि वे कट्टर कम्युनिस्ट हैं।
उनका मुख्यालय संभवतः खास मॉस्को में है। खैर छोड़िए वो सब बातें। इस तरह की बातें सुनना आपको भी संभवतः रुचिकर नहीं लग रहा है। ठीक भी तो है। बूढ़े लोगों की बातें सुनने में भला किस व्यक्ति को आनंद आता है, आप ही बतलाइए ना। मैंने तुरंत ही विशेष अभिरुचि दिखलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी की रुचि एक जैसे थोड़ी ही होती है। पुराने जमाने की बातें सुनने का मुझे तो अतिशय आनंद प्राप्त होता है। फिर तो वे सज्जन दिल खोल कर बोलने लगे, देखिए ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, बातें करने में स्वयं रस ले रहा हूँ, तो ये सब केवल इसलिए नहीं कि बातें करना मेरा सहज स्वभाव है। दरअसल बात करने की मेरी जो ये प्रवृत्ति है, उसका कारण यही तो मेरी नौकरी थी, आजीविका थी, जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा पाने का एकमात्र अवलंब थी। बात करना, अपनी बात कहकर दूसरे को सुनाने की, यही नौकरी तो मैं अपनी तमाम जिंदगी करता आया हूँ। इसी से ये मेरे स्वभाव में रच बस गई। संभवतः इसी से अब तक ये मेरे स्वभाव से गई नहीं। अब यही देखिए ना कि आपको जैसे ही सामने बैठा पाया, सभी से एक तरफा ही लगातार एक सुर एक सांस में बकता ही जा रहा हूँ। हाँ तो अब आगे बतलाएं ना कि आपके बसंत भाई साहब ने आपको जब पुकारा था, तब आपकी उनकी बात सुनने को पहुँचे तो उन्होंने फिर आगे क्या कहा? वे बंगाली भद्र पुरुष अब फिर से सचेत होकर बतलाने लगे। तो बसंत भाई साहब ने मुझसे पूछा, क्यों रे, आजकल तू क्या कुछ कर रहा है? अब उनकी ऐसी पूछताछ में भला मैं कहता भी तो क्या? मैंने कहा, एड़ियाँ रांध रहा हूँ, नितांत निष्प्रयोजन कामों में सारा समय नष्ट किए जा रहा हूँ। और क्या, किसी काम कोथरे का हूँ कि ना हूँ, वो तो मेरे एक काका जी हैं जबलपुर में, जो वहाँ से महीने के महीने रुपए भेजते हैं। इसी से अभी तक भूख को तड़प कर मरा नहीं, अन्यथा कभी का मर खप गया होता। अब तुम मेरे द्वारा किए जा रहे काम के बारे में पूछ रहे हो, तो लाओ दो ना, तुम ही मुझे करने को कोई काम दे दो, मेरे लिए कहीं कोई नौकरी चाकरी दिलवा दो ना। बसंत भाई साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अरे उसी के लिए तो तुझे बुलाया है। मैंने कहा, अच्छा तो आप मुझे नौकरी दिलवा देने के लिए बुलाए हैं? अरे भाई साहब, आप तो जानते ही हो कि मैंने कोई लिखाई पढ़ाई तो की नहीं, कोई काम धंधे का हुनर भी नहीं सीख पाया हूँ। ऐसी दशा में भला कौन सी ऐसी नौकरी है जो मैं कर पाऊँगा? हाँ, अगर कुछ लिखना पढ़ना जानता होता तो कम से कम नन्हे मुन्ने बच्चों को ही पढ़ा सकता था। वैसे हालत में महीने के अंत में कम से कम 6 रुपए की आमदनी तो जुगाड़ कर पाता। बसंत भाई साहब बोल पड़े, अरे नहीं रे, इसकी वजह से तुम परेशान मत हो। मैं जिस नौकरी की बात कर रहा हूँ, उस नौकरी में पढ़ाई लिखाई और किसी भी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण या हुनर की कोई ज़रूरत नहीं है। बसंत भाई साहब द्वारा कही गई बात मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया, समझता भी कैसे? इस दुनिया जहान में कोई ऐसी नौकरी भला है कहीं जिसमें पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता ही नहीं हो? परंतु बसंत भाई साहब ने उतने ही आश्वस्त स्वर में कहा, हाँ रे हाँ, ऐसी भी नौकरी चाकरी है, जो भी दूर कहीं नहीं, यहीं अपने पास में ही है। वही बात बतलाने के लिए तो तुझे पुकारा था। अच्छा तो तू अब ये बता कि ठनठन मोहल्ले में जो काली बाड़ी माने माँ काली का जो मंदिर है, उसे तो तू जानता पहचानता है? हाँ हाँ, बड़े मज़े में पहचानता हूँ। हमारी जो स्कॉटिश चर्च पाठशाला है ना, उसके बिल्कुल पास में ही तो था वो मंदिर। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। तो वहीं पर जो कॉर्नवालिस स्ट्रीट के 13 नंबर का मकान है, उसके करता धरता बाबू माधव मलिक जी का नाम कभी सुना है? अरे भाई, वे लोग तो काफ़ी विख्यात लोग हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ जरूर सुना तो है, उन्हें जानता भी हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपनी आँखों के सामने सामने उन्हें कभी देखा नहीं। परंतु आप उनके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा हाँ, क्या उन्हें अपने घर गृहस्थी में कामकाज करने के लिए किसी घरेलू नौकर की ज़रूरत है? अगर उन्हें किसी नौकर की ज़रूरत है तो कृपया बतला दें कि कौन सा वह विशेष काम है जिसे करना होगा। कामकाज तो कुछ भी नहीं करना है, करना बस इतना भर है कि दोनों पहर
यानी प्रातः काल की पूर्वा वेला में और फिर दोपहर बाद की अपराल वेला में यानी कि सायंकालीन वेला में, दोनों ही समय नियमित रूप में उनके पास जाकर उनके साथ बैठकर बातचीत करनी होगी। दोनों समय नियमित रूप से उनके पास जाकर उनसे बातचीत करनी है, बस वैसे ही जैसे कि तुम अपने स्वाभाविक ढंग से करते हो। उनकी बात सुनकर तो मैं अवाक रह गया। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? इसी ऊहापोह में पड़ जाने के कारण उन्हीं से फिर ठीक ठीक जानकारी ले लेने के लिए पूछ बैठा। क्यों भाई साहब, उनसे बातचीत भरी क्यों करनी होगी? बसंत भाई साहब ने तब बात को खोलकर समझाया। इसलिए कि ऐसा ही करने के लिए एक बहुत बड़े वैद्य चिकित्सक यानी कि अंग्रेजी ढंग की चिकित्सा करने वाले एक बहुत बड़े डॉक्टर ने सलाह दी है। इस माधव मल्लिक ने तो अपनी सारी जिंदगी जम के शराब पी है, नाना प्रकार की हसीन औरतों के साथ केली क्रीड़ा करता रहा जीवन भर। उधर स्थिति यह है कि उसकी धन संपत्ति इतनी अपार है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अपनी इन्हीं सब आदतों और धन के गुमान में किए गए नाना प्रकार के ऐसे कामों से जो मनुष्य के शरीर पर बुरा असर डालते हैं, माधव मल्लिक अत्यंत असाध्य बीमारी की गिरफ्त में आ गया है। वैसे उसकी आयु अभी 60 वर्ष पूरी ही हुई है। उसके रोगों में अधिक पीड़ा देने वाले रोग हैं। रात में नींद नहीं आती, जो कुछ भी खाता है वो ठीक ढंग से हजम नहीं होता। भांति भांति की चिकित्सा करवा चुकने पर भी जब लाभ नहीं हुआ तो चिकित्सकों ने जलवायु बदलने के लिए बाहर जाने की सलाह दी, जिसे मानकर वह कई बार कई जगह बाहर भी हो आया है, परंतु उस सब से कोई फायदा नहीं हो सका। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ खाने पर भी उसके रोगों की पीड़ा उसमें कोई कमी नहीं आई। कोलकाता शहर का तो कोई डॉक्टर बचा ही नहीं जिसे कि उसने अपने रोग से छुटकारा दिलाने के लिए ना दिखाया हो। हर तरफ से लेकिन सिर्फ निराश हो जाने पर अंत में वियना गया इलाज कराने के लिए। वहाँ के एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर ने इसके रोग से संबंधित एक एक लक्षण, एक एक परेशानी और तमाम सारी विलक्षणताओं की जांच परख करने पर सुनने समझने के बाद व्यवस्था दी है कि इस असाध्य रोग की कोई चिकित्सा है ही नहीं। किसी भी चिकित्सा पद्धति में कोई भी दवा इसमें असरदार नहीं हो सकती। इस रोग के उपचार का एकमात्र निदान यह है कि प्रत्येक रोज प्रातः, शाम, पूर्वः, अपराह्न नियमित रूप से उठती जवानी वाले खुश मिजाज छोकरों के साथ बैठकर वाहियात किस्म की, बिना सिर पैर की उलझुल बातें करें। ऊटपटांग किस्म की, बिना विशेष चिंतन मनन की, सार्थक निरर्थक चाहे जिस भी प्रकार की बातें कई एक नव युवक जो नित्य प्रति इनसे करें, उन्हीं की बातें सुनना और स्वयं भी दिलचस्पी लेकर उनसे वैसी ही बातें करते रहना होगा। इस रोग का एकमात्र यही एक इलाज है और ये इलाज निश्चय ही इतना असरदार है कि ऐसा करने से इनकी सारी आधी व्याधि दूर हो जाएगी, शरीर एकदम चंगा हो जाएगा। अभी तक तो जो दूध वाली जैसे बच्चों की भी सुपाच्य चीज़ें खाने पर भी इन्हें जो नहीं पच पाती हैं, वे सब उपलक्षण समाप्त हो जाएंगे। नव किशोरों से बदकुच्चन करते रहने, अनाप शनाप का गप गपाष्टक करते रहने से ये पूरा का पूरा रोग सदा सर्वदा के लिए ठीक हो जाएगा। विश्वविख्यात चिकित्सक महोदय द्वारा दी गई इस सलाह को ही मुझे माधव मल्लिक ने घर गृहस्थी के संचालन का सारा कार्यभार चलाने वाले सरकार महाशय जी ने ज्यों का त्यों बतलाया, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें ऐसे ही नवयुवकों की जरूरत है। वैसे वे किसी नवयुवक की जरूरतों पर रहम खाकर ही उसे नहीं ढूंढ रहे, बल्कि ऐसा करने के पीछे उनका भी तो व्यक्तिगत भारी स्वार्थ है। उनकी जो ऐसी अच्छी भली कमाऊ नौकरी चल रही है, माधव मल्लिक के मरकर यमलोक सिधार जाने पर उनकी वो नौकरी भी चली जाएगी। उनकी बात के बीच में ही मैंने पूछ लिया, तो क्या बस मैं अकेले अकेले ही बदकही करता रहूँगा? बसंत भाई साहब ने समझाया, नहीं जी, अकेले क्यों होंगे, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें भी स्वीकार है, अब हम 2 व्यक्ति तो हो ही गए, मगर इसके बाद भी अभी 2 की जुगाड़ और करनी है। परंतु उनकी कोई चिंता नहीं,
इस समय बेरोजगारी का जैसा भीषण समय चल रहा है, इस युग में बेकार नवयुवकों का देश में क्या कोई अभाव है रे? तो भाई साहब, मलिक साहब ऐसे बेमतलब के काम के लिए कितने रुपए मासिक का वेतन देंगे? बसंत भाई ने जानकारी दी। इस काम में कुल 4 नवयुवकों को लगाकर उनमें से प्रत्येक को महीने के महीने 30 रुपए दिए जाएंगे। इस वेतन के भी ऊपर से जलपान भी प्राप्त किया जाएगा। बात यह है कि माधव मलिक के पास रुपयों की कोई कमी नहीं है, फिर कंजूसी क्यों बरतेंगे? उस जलपान में भी इतना कुछ मिलेगा कि उसे खाने के बाद तो फिर अपने घर कोई भोजन छाजन करने की जरूरत ही नहीं होगी। उनकी बात सुन तो ली, परंतु शुरू में उसकी सार्थकता पर मुझे विश्वास नहीं हो पाया। आजकल के बाजार की जैसी दशा है, उसमें केवल बातचीत करने भर पर ही महीने के महीने 30 रुपयों की कमाई करते रहना तो मानो जैसे बौने के हाथों में चांद प्राप्त करने जैसी बात हो। और फिर ऊपर से जलपान। मन को जब सचमुच ही तसल्ली हो गई तो भाव विहल स्वर में कह उठा, बसंत भाई, आपके इतने बड़े उपकार के लिए मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा। ठीक है भाई साहब, इस तरह का सुयोग मेरे लिए ही कर दो। जैसे भी हो, फिलहाल नौकरी करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः चाहे जिस तरह से भी संभव हो सके, मेरे लिए यह चाकरी तुम्हें लगवा देनी पड़ेगी। आजकल रुपयों की मुझे बेहद ज़रूरत है। ऐसे ही उसके संबंध में जानकारी देनी मुश्किल है। तो महाशय, अंत में एक दिन सचमुच ही मुझे नौकरी मिल गई। केवल मेरी ही नहीं, बल्कि मेरी, बसंत भाई साहब की, वीरेश की और सुधन्य की, यानी कि हम 4 लोगों की चाकरी लग गई। सभी के सभी उस समय महाबेकार तो थे ही। इनमें से एक बसंत भाई साहब तो हमारे अपने हाथी बागान मोहल्ले में रहते, बाकी वीरेश और सुधन्य दूसरे मोहल्ले पाथुरे घाट के निवासी थे। इस चाकरी के पहले दिन से ही हम लोगों के आदर सत्कार का बड़ा ही उत्कृष्ट और प्राचुर्य से भरा हुआ बंदोबस्त था। उस विशाल भवन के जिस विस्तृत सभागार में हम सब एकत्र होते, उसमें एक बेशकीमती तख्तपोश पर बिछे अति बेशकीमती बिस्तरे पर मसंद की टेक लगाए माधव मलिक जी विराजे रहते। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की थी। उनका निजी परिचारक, जिसका नाम था विपिन, उनके लिए शाही ठाट बाट वाले फर्शी की चिलम में तंबाकू जगाकर लाकर उनके सामने सजा देता। फिर उस फर्शी हुक्के की लंबी नलकी के मुख वाले सिरे को ले जाकर वो अपने मालिक के हाथों में थमा देता। विपिन उनके लिए तंबाकू इस कलात्मक ढंग से सजाता कि मालिक जब भी पहला कश खींचे तब खूब भारी मात्रा में धुएं का गुबार निकल पड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो मालिक मुख्तार महाशय क्रोध के मारे आग बबूला हो उठते, झिड़क कर बोल पड़ते, यही तंबाकू सजाया है? इसे क्या तूने केवल राख भरकर बना दिया है? उनकी ऐसी खिसियाई झल्लाहट देखते ही बसंत भाई साहब विनम्र निवेदन करते, परवरदिगार, कृपया इतना अधिक क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी देह का रक्तचाप बढ़ जाएगा। तब हम सबके स्वामी कह उठते, बढ़ता है तो बढ़ जाए रक्तचाप। अरे, आनंद विभोर कर देने वाला हुक्के का कश खींचना प्रथम वरीयता है। पहली पसंद की चीज वह है कि रक्तचाप बढ़ने की चिंता। अरे बेटे, आनंद विभोर कर देने वाला कश खींचने में ही तो मजा है। परंतु विपिन, जब वही मजा नहीं पहुंचा पा रहा है तो अब विपिन को इस काम से हटाना पड़ेगा। ठीक ऐसे मौके पर मैं कह उठता हूँ, अब इसमें विपिन का क्या दोष है हुजूर? दरअसल शहर के दुष्ट दुकानदार इतने ढीठ हो गए हैं कि आजकल तंबाकू में ही वे बड़े ही निकृष्ट व घटिया स्तर के माल की मिलावट कर दे रहे हैं। अतः यदि अपेक्षित मजा नहीं आ पा रहा है तो इसके लिए विपिन का कोई दोष नहीं। सच्चाई तो यह है कि पूरा का पूरा दोष माल में मिलावट करने वाले उस दुकानदार का है। हम सबके स्वामी ने तब व्यवस्था दी, अगर ऐसी बात है तो विपिन, दुकान बदल दो। उसी दुकान से माल मंगाने की बाध्यता है क्या? अब तुम लोग ही बतलाओ कि बाजार में कौन बनिया रद्दी वाहियात पदार्थों की मिलावट कर लोगों को ठग रहा है और कौन साहूकार शुद्ध व सच्चा माल बेच रहा है। इस बात की खोजबीन करने के लिए इतनी बूढ़ी उम्र का आदमी मैं बाजार में चक्कर लगाने जाऊंगा?
अगर विपिन स्वयं इस सब की जानकारी कर विशुद्ध माल नहीं ला सकता तो फिर उसे सेवकाई में नौकरी में रखा ही क्यों जाए। अरे ओ छोकरे, जरा हमारे प्रबंधक सरकार महोदय को बुलाकर तो लिवा लाओ। परिणाम स्वरूप सरकार महाशय को तुरंत बुला लिया गया। मलिक परिवार के घरेलू सारे कार्यों के प्रबंध करने के महत्वपूर्ण काम में सरकार महाशय बहुत लंबे समय से नियुक्त थे। इतनी लंबी नौकरी करते आ रहे सरकार बाबू पर हुजूर की जैसे ही निगाह पड़ी वे हड़का कर पूछ बैठे, अरे ओ सरकार रे, हमारे इस विशाल भवन और परिवार में तू क्या करने के लिए है रे? तेरे यहाँ होने की जरूरत दरअसल है क्यों? जरा तू स्वयं अपने मुंह से बोलकर बता ना कि तुझे यहाँ किस लिए रखा गया है। जरा मैं भी तो सुनूं। बाजार से खरीद कर जो ढेर सारा माल हमारी घर गृहस्थी में आता है, उस माल को बाजार में कौन बनिया उसके विशुद्ध रूप में बेचता है और कौन कपटी बनिया लोगों की आंख में धूल झोंक कर उसमें सड़ी गली रद्दी चीज़ों की मिलावट कर औरों के सर मर दे रहा है। अगर इस बात की खोज परख तुम नहीं कर सकते, अच्छी तरह जांच परख कर विशुद्ध माल नहीं मंगा सकते हो, तो तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारी ज़रूरत क्या है? जाओ, आज इसी क्षण से तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई। अब अपने घर का रास्ता नापो। आज से तुम्हारे यहाँ का काम समाप्त हुआ। उनकी इस बात से पूरा होते होते ही बसंत भाई साहब उनके फैसले का समर्थन करते हुए बोल पड़े, ठीक ही तो है, सचमुच ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुजूर। ये तो खुली बात है कि आज जो इस तरह की लापरवाही हुई है उसमें विपिन बेचारे का तो कोई दोष ही नहीं। सारा दोष तो असलियत में इन सरकार महाशय का ही था। सुधन्य वीरेश और मैंने भी ठीक वही बात कही। कहते भी क्यों नहीं, हमारे माननीय मालिक मलिक महोदय की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहने से हमें पहले से मना कर रखा गया था। इन्हीं हुजूर महोदय की दी हुई सेवकाई नौकरी जब हम लोग करते हैं तो उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि हम लोग कुछ कहेंगे तो हमारी नौकरी भी खत्म हो सकती है। उस दिन सचमुच ही उन सरकार महाशय जी की नौकरी चली गई, परंतु उसके लिए हम बेबस लाचार लोग कर क्या सकते थे, जबकि साफ बात थी अपराध तो किया था विपिन ने, परंतु उसके लिए सरकार महाशय को दंडित किया गया। परंतु नहीं, अंतिम रूप से ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 2 दिन बाद ही हमने देखा कि सरकार महाशय अपनी जिस जगह पर पहले बैठकर सारा काम काज करते धरते थे, उसी कमरे में उसी जगह पर बैठकर पहले की ही तरह खाता बही पर हिसाब किताब लिख रहे हैं। ये दृश्य देखकर हम चारों के चारों आश्चर्यचकित हो गए। हम सभी उन्हीं से पूछ रहे थे, कहिए सरकार महाशय, आपकी नौकरी क्या खत्म नहीं हुई? सरकार महाशय बोले, नहीं भाई, इस परिवार की मालकिन लक्ष्मी माँ जी ने हम सबके अन्नदाता मलिक जी को अच्छी तरह से समझाया बुझाया, इसी से मुझे फिर से बुलवाया गया है। हम सब लोग जब अपने उस स्वामी महोदय के दरबार में पहुंचे तो पाया कि विपिन फिर पहले की भांति सजा धजा कर हुक्का तंबाकू ले आया है। स्वामी हुजूर ने बड़े आराम के साथ जो पहला ही कश खींचा था कि उनके मुंह से गल गल करता हुआ धुएं का एक गुबार सा बाहर उछल पड़ा। हमने देखा कि हमारे स्वामी, हमारे अन्नदाता महोदय अतिशय प्रसन्न हैं। कहने लगे, जानते हो, सरकार महाशय को मैंने फिर से अपनी सेवकाई में रख लिया है। वीरेश तुरंत ही उठा, बहुत ही भला काम किया है आपने हुजूर। फिर तो हम सभी ने वही बात उसी सुर में उनसे कह सुनाई, क्योंकि इस प्रकार की बातें करना ही नियम था। हमारी राय सुनने के बाद मालिक ने बतलाया, मेरी गृह लक्ष्मी, मेरी धर्म पत्नी ने भी ठीक वही बात कही थी। जानते हो, इतने वर्षों से बेचारा हमारे यहाँ काम करता आ रहा है, इतना पुराना कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति को नौकरी से निकाल बाहर कर देना उचित नहीं है। अब तुम लोग खुले मन से बतलाओ कि तुम लोगों का क्या मत है। सुधन्य ने कहा, हम सबकी लक्ष्मी माँ, इस परिवार की पालन कत्री माँ ने बिल्कुल उचित बात कही है। इतने दिनों के पुराने सेवक को उसकी नौकरी से हटाना ठीक नहीं हुआ था। मालिक गदगद हो पूछ बैठे, तो तुम सब लोग वही बात कह रहे हो,
तुम लोगों का विचार भी उनकी सलाह को ही उचित मानता है। जी 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 मालिक, हम सभी लोग वही बात कर रहे हैं। इतने दिनों के पुराने सेवक के सेवा कार्य को उससे छुड़वा देने का निर्णय ठीक नहीं था। तब हमारे संरक्षक महोदय बतलाने लगे, वस्तुतः हमारी अर्धांगिनी मालकिन महोदया ने यही निवेदन किया कि बाजार का दुष्ट बनिया तंबाकू में अगर आलतू फालतू घटिया चीजें मिलाकर बेचेगा तो उसमें फिर बेचारे सरकार महाशय जी का क्या दोष है। सच्ची बात तो यही है कि इसमें सरकार महाशय का तो रत्ती भर भी दोष नहीं है। जो कुछ भी दोष है वो सारा का सारा छल कपट करने वाले व्यापारी बनिए का है। उसके बाद मैंने भी जो गहन सोच विचार कर देखा तो इसी निर्णय पर पहुंचा कि श्रीमती जी की बात सही तो है। अब तुम लोग निडर होकर कहो कि तुम लोगों का मन क्या कहता है। हम सभी ने एक ही सुर में एक साथ ही निवेदन किया, मालकिन लक्ष्मी माँ ने सर्वथा उचित बात कही है हुजूर। बड़ी ही अमूल्य राय उन्होंने दी है। उसके बाद से तो फिर कुछ पहले की तरह ठीक ठाक ढंग से चलने लगा। सरकार महाशय जी की नौकरी भी सुरक्षित बनी रही और हम लोगों की नौकरी भी ठीक ठाक बनी रही। एक दिन अकस्मात ही हमारे अन्नदाता मालिक महोदय ने कहा, अरे ओ छोकरों, जानते हो आज मेरी दाढ़ी बहुत खुजला रही है। अब जरा बतलाओ तो कि क्यों खुजला रही है मेरी दाढ़ी। बसंत भाई साहब तपाक से बोल पड़े, आज अमावस्या की तिथि है हुजूर। अमावस्या के दिन दाढ़ी में खुजली मचना बहुत ही अच्छा होता है जनाब। अच्छा, तो तुम बतला रहे हो कि आज के दिन दाढ़ी में खुजली होना ठीक है। फिर तो हम सभी ने एक मत से कहा, जी हाँ हुजूर, हम सभी लोगों की दाढ़ी आज खुजला रही है, खुजलाएगी ही, आज अमावस्या जो है। इतना कहकर हम चारों के चारों लोगों ने अपनी दाढ़ी खुजलाना शुरू कर दिया। यह सब अभी हो ही रहा था, उसी बीच हुक्का गड़गड़ा चिलम संभाले विपिन भी आ पहुंचा। हम सबके आश्रयदाता महोदय ने उससे भी पूछ लिया, अरे ओ विपिन, जरा बतला तो तेरी दाढ़ी खुजला रही है। अचानक दागे गए इस प्रश्न को सुनकर विपिन तो सन्न हो गया। फिर सहमते सहमते बोला, नहीं हुजूर, मेरी दाढ़ी तो नहीं खुजला रही। मालिक मारे क्रोध के फट पड़े, डपट कर बोले, क्यों, क्या कहा तुमने? कहा कि तेरी दाढ़ी खुजला नहीं रही? क्या तू ये भी नहीं जानता कि आज अमावस्या है और आज के दिन पुरुषों की दाढ़ी खुजलाती है? तो तू पुरुष है कि स्त्री? मालिक महोदय की ऐसी बात सुनकर वो बेचारा तो हक्का बक्का हो गया। हम सबके स्वामी हुजूर ने आज्ञा दी, बुला, सरकार महाशय को बुला, अभी इसी क्षण जाकर बुला के ले आ। आदेश पाते ही सरकार महाशय जी भागे चले आए। मालिक ने तुरंत ही उनसे पूछा, सरकार महाशय, जरा सच सच बतलाइए तो कि आपकी दाढ़ी खुजला रही है कि नहीं। सरकार महाशय ने बिना किसी शील संकोच के झट उत्तर दे दिया, हाँ मालिक, मेरी दाढ़ी खुजला रही है। अब कर्ता बाबू ने विपिन की ओर घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहा, अरे ओ विपिन, आ इधर आ, अब देखना, हम सभी लोगों की दाढ़ियाँ आज खुजला रही हैं, एक तेरी है जो खुजला नहीं रही। जानता है इसका कारण क्या है? वस्तुतः तू पुरुष मनुष्य है ही नहीं। जानता नहीं है क्या कि आज अमावस्या की तिथि है और आज के दिन असली पुरुष मनुष्यों की दाढ़ी खुजलाती है। अगर तेरी दाढ़ी नहीं खुजला रही तो बात साफ है, दरअसल तू हिंजड़ा है, हिंजड़ा। अब जा, इस जगह से विदा हो जा, भाग जा मेरी इस कोठी से। आज से अपनी इस कोठी में इस हिजड़े को नहीं पोसूंगा। फिर सरकार महाशय की ओर पलटते हुए उन्होंने आदेश दिया, सरकार महाशय, विपिन का नाम हमारे यहाँ नियुक्त सेवकों के नामों के बही खाते से काट कर निकाल दीजिए। वस्तुतः वह नपुंसक है, हिजड़ा है, उसे अब और अपने यहाँ की सेवकाई में नहीं रखूंगा। इतना सुनना था कि विपिन बुक्का फाड़ कर रोने लगा। हिचक हिचक कर रोते रोते ही कहने लगा, जी हुजूर, सचमुच में मेरी दाढ़ी भी खुजला रही है। अब तक मैं इसे समझ ही नहीं पाया था। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथों से घर घर करते हुए दाढ़ी खुजलाने लगा। हमारे स्वामी आश्वस्त होकर बोल पड़े, चलो अच्छा ही हुआ, आफत विदा तो हुई।
हाँ तो सरकार महाशय, विपिन का नाम सेवकों के नाम में से अब काटना नहीं पड़ेगा। अब तक जिस तरह से कामकाज करता आया है, आगे भी करता रहेगा। हम सभी ने फुर्सत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ विपिन की चाकरी बच गई। उसके बाद वाले दिन से वो ठीक उसी तरह काम करने लगा जैसे कि पहले किया करता था। उसके बाद एक दिन जब मैं बतकही किए जा रहा था, उसके आगे के विवरण की ओर बढ़ते हुए हमारे स्वामी ने यकायक मुझसे पूछ लिया, हाँ तो अनिमेष, तुम जो बात बतला रहे थे उसमें आगे क्या कहा था तुमने? जरा फिर से तो बतलाओ। मैंने उन्हें बतलाना आरंभ किया। उसके बाद वह बूढ़ा मर गया और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद से उसका बेटा बड़े आराम से दिन बिताने लगा। हमारे अन्नदाता स्वामी इतना सुनते ही अचंभे से भरकर धुतकारने लगे। सो कैसे संभव है जी? बूढ़े बाप के मर जाने पर बेटा क्या आराम से दिन बिताता है? नहीं जी नहीं, इस तरह से करने से चलेगा नहीं। ऐसा है कि इस बतकही के अंतिम अंशों की चीजें तुम बदल ही डालो। माने बाप के मरने पर बेटे ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। रात दिन रोते रोते एकदम अलजस्त हो गया बेचारा। उठने बैठने तक की ताकत नहीं बची उसमें, बल्कि ऐसे ही पीड़ा भरी स्थितियों में सिसकाते सिसकाते उस बेटे को भी तुम मारकर फेंक ही दो। मैंने कहा, कितना सही सोचते हैं आप परवरदिगार। मैं भी ठीक उसी प्रकार की परिणीति करने जा रहा था, परंतु मेरी बात को बीच में रोकते हुए हमारे स्वामी बोल पड़े, वह सब परंतु फरंतु कुछ नहीं है। मैं जो सुझाव दे रहा हूँ तुम ठीक ठीक वही सब कर दो। उस बेटे को भी मौत के मुंह में ढकेल ही दो। अगर तुम्हें कहीं कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो पहले मेरी इस जिज्ञासा का उत्तर दो कि बाप के मर जाने के बाद बेटा किस तरह से जीवित रहता है। मेरे कुछ मानने से पहले ही बसंत भाई साहब बोल पड़े, हमारे अन्नदाता स्वामी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अपने परम पूज्य प्यारे पिता की मृत्यु के शोक में आकुल व्याकुल हुए बेटे ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर ऊंचाई से लटककर आत्महत्या करते हुए पूरी तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उल्लासित होकर हम सबके स्वामी ने फैसला सा सुना दिया, वाह बेटे वसंत, तुमने 16 आने सच बात बतला दी है। दरअसल अनिमेष तो कुछ जानता ही नहीं है। मेरे बाकी साथियों सुधन्य और वीरेश ने भी हम सबके स्वामी मल्लिक महाशय के फैसले का मुक्त कंठ से समर्थन किया। जी हाँ अन्नदाता, अनिमेष सचमुच कुछ नहीं जानता, बल्कि इस बतकही का और भी श्रेष्ठ रूप तो ये होगा जिसमें बाप किसी भी तरह मरेगा ही नहीं। बाप को तो हमेशा बचे ही रहना होगा। तब हमारे मालिक ने सलाह दी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा करो अनिमेष, बाप को मरने मत दो, उसे फिर से बचाकर भला चंगा कर दो। आजकल की अति विख्यात अंग्रेजी एलोपैथी चिकित्सा से अगर ना बच पाता तो होम्योपैथी चिकित्सा के जरिए उसे बचा लो। अगर उससे भी साध न बने तो जरूरत समझो तो भारतीय आयुर्वेद पद्धति के अनुसार किसी अच्छे वैद्य महोदय की आयुर्वेदिक औषधियों को खिलाकर ही उसे चुस्त दुरुस्त रूप में स्वस्थ करके बचा लो। अंततः मैंने वैसा ही किया। बाप को भी बचा लिया और बेटे को भी बचाए रखा। बतकही को ऐसे मोड़ दे देने से हमारे मालिक बेहद प्रसन्न हुए। इतने आनंद से विहल कि तुरंत ही उन्होंने आदेश दिया कि हम चारों ही सेवकों को खाने के लिए तुरंत मिठाई मंगा ली जाए। वह भी क्या साधारण रूप से बाजार में पाई जाने वाली मिठाइयाँ? नहीं, घोड़ा जूता इक्का लिए विपिन सीधे ग्रे स्ट्रीट की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान घोष ब्रदर्स पर तेज रफ्तार से चला गया। सबसे मशहूर मिठाई की इस दुकान से 50 रुपए के तो संदेश मिठाई मंगा ली गई। इतने उत्कृष्ट कोटि की संदेश मिठाई उसके पहले मैंने बस आंखों से देखी भर थी, कभी खाई नहीं थी। बसंत भाई साहब की कृपा से उसे चखने और खाने का सौभाग्य भी मिल गया। बस इसी रूप में हम लोगों की सेवकाई का काम चल रहा था। महीने महीने हम सभी लोग 30 रुपए का वेतन भी पाते, ऊपर से खाना पीना भी पा जाते। उससे भी अधिक सुविधा की बात यह थी कि वह काम बहुत ही सीधा सादा और आसान था। उस सेवकाई या नौकरी में पढ़ने लिखने की किसी योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं थी।
दिन ऐसे ही बीतते रहे। उसके बाद एक समय आया। एक दिन मेरी माताजी स्वर्ग सिधार गईं। शमशान घाट पर माँ की चिता जलाकर उनकी अंत्येष्टि के काम यथाविधि संपन्न करने के बाद मैं फिर पहले की तरह ही मलिक महाशय के उस दरबार में तुरंत ही उपस्थिति देने पहुंच गया। इस नौकरी में मैंने एक दिन की भी उपस्थिति कम नहीं होने दी। बड़ी निष्ठा से प्रतिदिन सेवा कार्य करता रहा। क्यों? क्योंकि मन में बराबर डर की आशंका बनी रही कि सेवकाई के इस काम में जी चुराने, हीला हवाली करने से कहीं ये नौकरी चली न जाए। इसी प्रकार काम करते करते किस विधि से यौवन की वेला बिताकर बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गया था, इसका हिसाब किताब रखने का मौका ही नहीं मिल पाया। हमारी सेवकाई के उस कार्यकाल के दौरान ही हमारे अन्नदाता स्वामी मलिक महाशय के बेटे का विवाह संपन्न हुआ। वह विवाह भी देखने लायक ही था। उस विवाह में जितनी परम सुंदरी बहू आई थी, उसी तरह विवाह का वह उत्सव भी उतने ही भव्य रूप में हुआ था। राज राजेश्वरों के यहाँ वैसा हो पाना संभव था। लगातार 3 दिनों तक लोगों का भोज भात का भंडारा चलता रहा, जहाँ अनगिनत लोगों ने छक कर भोजन किया। मलिक महाशय के समधी जी, उनकी विशाल कोठी पर भी हमें सादा निमंत्रण दिया गया था। वहाँ भी हमें जो आहार दिया गया वह राजकीय ठाट बाट का था। हमारे अपने मालिक के यहाँ जो महाभोज आयोजित हुआ, उसमें भी हजारों लोगों को राजकीय उत्कृष्ट आहार ही खिलाए गए। हमारे दिन इसी प्रकार परम सुख चैन से बीत रहे थे कि एक दिन जब हम लोग सवेरे की वेला में बतकही करने पहुँचे कि अचानक ही महाकष्टकारी संवाद सुना कि उस बीती रात को ही हमारे अन्नदाता स्वामी मलिक महाशय ने अंतिम सांस छोड़ी। वे इस धराधाम से विदा ले स्वर्ग प्रस्थान कर गए हैं। उस समय उनकी आयु पूरे 90 वर्ष हो चुकी थी। असाध्य रोग से जर्जर शरीर वाले जिस व्यक्ति को 60 वर्ष की अवस्था में ही बड़े बड़े चिकित्सकों ने मर जाने की घोषणा कर दी थी, वे बदकही के अड्डेबाजी में रस लेकर भाग लेते हुए पूरे 30 और वर्षों तक जीवित रहे। 30 वर्षों बाद जो ये दुखद स्थिति आ गई, तो फिर अब क्या होगा? सेवकाई के उस कार्य से जुड़े हम चारों के चारों ही बड़ी ही दुश्चिंता में पड़ गए। क्या सचमुच ही अब हमारी सेवकाई यानी कि नौकरी चली गई? बसंत भाई साहब, सुधन्य, वीरेश और मैंने साथ साथ मिलजुल कर भी बहुत मूड मारा, नाना प्रकार से सोचा विचारा, किंतु कहीं से भी कोई आशा की किरण कौंधती नजर नहीं आई। हमें सहारा दे सकने लायक कोई आधार, कोई अवलंब नहीं मिल सका। हम चारों ने ही इतना लंबे समय बड़ी मौज मस्ती से, हर प्रकार के आराम से भरपूर स्थितियों में बिताया है। हम तो यही सोचते रहे कि हमारे अन्नदाता प्रभु मलिक महाशय अनंत काल तक स्वस्थ और सानंद बचे रहेंगे और हम लोग भी उनकी सेवा करने के उस काम को वैसे ही निष्ठा से सदा सर्वदा करते जाएंगे। केवल सेवकाई या नौकरी भर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो उत्तम मध्यम प्रकार का सुरुचिकर और परितृप्त करने वाला भोजन करने का सुअवसर भी तो है। इस प्रकार की नौकरी इस धराधाम पर पूरे विश्व में किसी भी देश में कहीं भी किसी भी रूप में है क्या? इस पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी समय में इस प्रकार की सेवकाई की है क्या? यहाँ तक कि इस प्रकार की नौकरी की बात सुनी भी है क्या? आपस में बहुत सारा विचार विमर्श करके भी हम लोग कोई कूल किनारा नहीं पा सके। हम चारों लोगों में भी सबसे भारी विपत्ति मेरे लिए ही आ पड़ी। जबलपुर निवासी मेरे काका जी, मेरी माँ जब तक जीवित थीं तब तक लगातार रुपए भेजते रहे। उसके बाद जब उन्हें सूचना मिल गई कि मैं नौकरी पा गया हूँ, उसके बाद उन्होंने भी रुपए भेजने बंद कर दिए। अब तो उधर वे भी दिवंगत हो गए, अतः अब उधर से भी कुछ मिल सकने की उम्मीद नहीं। ऐसी दशा में मैं क्या करूं? इस चिंता में परेशान था। परंतु मैं ही परेशान था ऐसी भी बात नहीं है। हम चारों के चारों कुछ ऐसी ही दुर्दशा थी। जब कभी हम चारों कहीं एक जगह मिल जाते, तब अपने लिए कहीं किसी नौकरी की जुगाड़ करने के संबंध में ही विचार विमर्श करते। माधव मलिक महाशय ने मरने के लिए कोई और समय नहीं पाया। वियना के मशहूर डॉक्टर ने तो उन्हें यही सलाह दी थी कि नवयुवकों के साथ बातचीत करते हुए समय बिताते रहने पर
वे हर तरह से स्वस्थ बने रहेंगे। ऐसी दिशा में फिर यह कैसे हो गया? अपनी मृत्यु के ठीक पहले ही दिन तो वे पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त, आनंद से भरपूर थे, पूरी तरह से निश्चिंत और प्रसन्नचित्त थे। हम लोग तो पूरे समय उनके साथ हंसी ठट्टा करते रहे, परंतु उनकी इस तरह अकस्मात मृत्यु आ सकने का कोई अंदाज़ा तक नहीं पा सके। अभी उस दिन भी तो उन्होंने खूब हंस हंस कर बातें करते हुए अपने शाही हुक्के के कश से कश खींचते हुए बदकही की थी। पूरी तरह स्वस्थ और सानंद थे। हर तरफ से निराश हो चुकने पर जब मैं एक ज्योतिषी जी के पास गया, वे ज्योतिष शास्त्र के सहारे सलाह देने का काम तो करते थे, परंतु उसके बदले किसी से भी कोई रुपया पैसा नहीं लेते। उन्होंने गंभीरतापूर्वक मेरा हाथ देखा, फिर आश्वस्त करते हुए उन्होंने बोला, नहीं भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तुम्हारी नौकरी चली ज़रूर गई है, फिर भी फिर से नौकरी लग जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने जानना चाहा, किस तरह नौकरी लगेगी? उन्होंने बतलाया, नौकरी तुम्हें किस तरह मिलेगी सो तो मैं नहीं बतला सकता हूँ, परंतु इतना अवश्य है कि अभी भी नौकरी करने का कर्म योग तुम्हारे हाथों की रेखाओं में वर्तमान है। तो जानते हैं महाराज क्या हुआ? आश्चर्य हुआ जी, आश्चर्य। ज्योतिषी की भविष्यवाणी इस तरह सत्य सिद्ध होगी, ऐसा तो मैंने स्वयं भी नहीं भरोसा किया था। अकस्मात ही एक दिन बसंत भाई साहब मेरे क्वार्टर पर आ उपस्थित हुए। उस समय मैं भात रांध रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ही। होटल में जाकर भोजन करने के लिए रुपए नहीं थे, अतः जो कुछ भी लेई पूंजी के पैसे बचे थे उन्हीं से साग भाजी, अरवी बन्हा, केरमी साग, जो कुछ भी बना सकता था खरीद लाता और उसी के सहारे भोजन करने के लिए कुछ रीध रांध लेता और उसे ही खाकर गुजर कर रहा था। ऐसे ही दारुण दशा में यकायक बसंत भाई साहब के कंठ से निकली पुकार सुनी तो झटपट बाहर निकल आया। बसंत भाई साहब देखते ही कह उठे, बाकी सबको सूचना दे चुकने के बाद अब तेरे पास आया हूँ। बात दरअसल ये है कि हम सभी लोगों की जो सेवकाई समाप्त हो गई थी वह अब फिर से उसी रूप में हो जाएगी। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ, जरा समझाएं। बसंत भाई साहब ने समझाया, आज प्रातः काल की वेला में उसी सरकार महाशय जी ने अपना एक कारिंदा भेजकर हम लोगों को सूचित करवाया है कि हम सभी लोगों को फिर से ठीक पहले की भांति ही पूर्वहा अपरहा मालिक महाशय की कोठी पर जाते रहना होगा। सो क्या करने के लिए जी? बस वही पहले की तरह बदकही की सेवकाई करने के लिए। यह संवाद सुनकर तो मैं आश्चर्य के मारे ठक रह गया। स्थिति को कुछ और अच्छी तरह समझ लेने के उद्देश्य से मैंने पूछा, यह क्या बात हुई भाई? अगर वैसा करना ही हुआ तो वो कैसे हो पाएगा? मलिक महाशय तो मर चुके हैं, फिर किसके साथ बदकही करेंगे हम सब? बसंत भाई ने तब सारा रहस्य खोलकर बतलाया। कल की रात उस परिवार की माँ लक्ष्मी मालकिन ने सपना देखा है। बतलाते हैं कि संभवतः सपने में उन्हें मलिक महाशय ने दर्शन देकर पूछा कि तुमने मेरे द्वारा लगाई गई उस सेवकाई की चाकरी को छुड़वा कर उन सबको भगा क्यों दिया? क्या तुम समझ बैठी हो कि मैं पूरी तरह मर गया हूँ? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वे सब पहले जिस तरह आते थे ठीक उसी तरह आया करेंगे और ठीक पहले की तरह ही बदकही या बदकुच्चन किया करेंगे। तुम्हें भी सावधान किए दे रहा हूँ कि तुम जिस प्रकार से खाने पीने के लिए जलपान, भोजन छाजन उन्हें पहले देती थी, ठीक उसी भांति से अब भी दिया करोगी। वे सब महीने के महीने जिस तरह पहले वेतन पाते थे ठीक उसी तरह अब भी पाएंगे। अब इस काम में कोई देरी मत करना, कल ही उन सभी को संदेश देकर बुलवा लेना। बसंत भाई साहब की बात सुनकर तो मेरी जबान ही बंद हो गई। आश्चर्य से सकपकाया हुआ मैं सोच ही नहीं पाया कि कहूँ तो क्या कहूँ, परंतु वाणी के यकायक कुंठित हो जाने से भले ही धक्का लगा हो, परंतु भीतर ही भीतर आनंद की हिलोर में कोई कमी नहीं उमड़ी।
प्रसन्नता के मारे दिल बाग बाग हो गया। बंगाली भद्रजनों ने कोई कारोबार करना तो सीखा नहीं, बस केवल नौकरी चाकरी या सेवकाई करना ही तो सीख सके हैं। इसी से सेवकाई लग जाने की सूचना मिलते ही ठीक उसी समय तुरंत ही हम सभी के सभी पहले की भांति ही मलिक महाशय जी की राजप्रसाद जैसी कोठी पर जा पहुँचे। इस बार जो उनके उसी दरबार हॉल में प्रवेश किया तो देखते हैं कि उस विशाल कक्ष की एक ओर की दीवार के सहारे मलिक महाशय का एक अति विराट चित्र टिका कर रखा हुआ है। पहले मलिक महाशय जब स्वयं उस कक्ष के तख्त पोष पर विराजे होते थे, तब हम चारों जहाँ जहाँ बैठा करते थे ठीक उसी जगह जाकर फिर बैठ गए। मलिक महाशय के ना होने के कारण अब हम लोग आपस में ही बदकही करने लगे। उनका परिचारक विपिन भी काम पर लगा हुआ था, तो उसने भी अपना काम करते हुए बड़ी अच्छी तरह चिलम सजाकर विशाल आकार प्रकार वाले हुक्का लाकर यथास्थान रख दिया। उसकी जो बहुत लंबी नली थी, मुंह में डालकर कश खींचने वाले उसके सिरे को मलिक महाशय के चित्र में बने मुख के अंश से छुआ दिया। हम सब ठीक पहले की ही तरह गपबाजी या बदकुच्चन में तल्लीन हो गए। फिर ठीक पहले के समय अनुसार निर्धारित वेला में विपिन ने हमारे लिए गर्मा गर्म लूची, आलूदम, रसगुल्ला, राजभोग मिठाइयाँ लाकर सामने सजा दी। पहले के दिनों की ही भांति हमने उन सब का सद्व्यवहार किया। फिर घड़ी ने जैसे 12 बजने की सूचना दी, पहले की ही भांति हम सभी उठ खड़े हुए और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। शाम 4 बजने का समय हुआ ही था कि हम सभी फिर मलिक महाशय के चित्र के सामने पहले की भांति जा बैठे। विपिन फरसी का शाही हुक्का चिलम सजाकर ले आया और पहले की तरह उसकी नलकी उसने चित्र में अंकित मुंह के होठों से लगा दी। उसके बाद प्रातःकालीन पाली की तरह ही विपिन फिर हमारे लिए जलपान का सामान ले आया। गर्मा गर्म लूची, आलूदम, रसगुल्ला, संदेश वगैरह वो सब लाकर उसने हम सब के सामने सजा दिए। हम सब ने भी पहले की भांति उसका सदुपयोग करते हुए चाट चूट कर उन्हें साफ कर दिया। अच्छा, तो अब आप अच्छी तरह विचार कर बतलाएं कि इस प्रकार की नौकरी इस पृथ्वी पर क्या कभी किसी ने की है? हमारी इस प्रकार की सेवकाई में और भी बहुत सारी खूबियां थीं, परंतु उन सब बातों का विवरण देने में तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। बस संक्षेप में यही जान लें कि हमारे श्रद्धेय अन्नदाता स्वर्गीय मलिक महाशय का देहावसान के बाद भी उनकी श्रीमती जी, माने कि हम सब की माँ लक्ष्मी मालकिन जी जब तक जीवित रहीं, तब तक हमारा कामकाज ठीक उसी प्रकार चलता रहा। हम लोग भी उस नौकरी को उसी रूप में चलाते चले गए। इसे वर्षों के हिसाब से गिनकर देखें तो लगभग 15 वर्षों तक सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा। हम लोग वहाँ समय अनुसार पहुँच जाते, जलपान भोजन छाजन करते, सेवा कार्य के नाम पर बस बातें करते। इस वेला उस वेला, दोनों ही वेलाओं में लगातार महीने दर महीने प्रबंधक सरकार महाशय हम सभी के हाथों में वेतन भी दे दिया करते। परंतु एक दिन अचानक ही हमारी वे लक्ष्मी माँ चल बसी। उनकी मृत्यु होने के साथ साथ ही हमारे सर पर वज्रपात हुआ। हमारा सारा सौभाग्य ही नष्ट हो गया। वैसे स्वर्गीय माधव मलिक महाशय के सुपुत्र विजय मलिक जी और उनकी धर्मपत्नी महोदया अभी बचे हुए थे। फिर भी हमारे दिलों में भारी दुखदायक प्रश्न उभर आया, वे लोग हमें इस सेवकाई में बहाल किए रहेंगे या नहीं? क्या वे सुपुत्र महोदय अपने स्वर्गीय पिता की भांति हमें समय अनुसार जलपान भोजन देते रहकर महीने महीने वेतन अदा करते पालते पोसते रहेंगे? लेकिन वो ऐसा करेंगे भी क्यों, जबकि हम लोगों को वो अच्छी निगाह से देखते ही नहीं थे। घबराहट के मारे बसंत भाई साहब से पूछ बैठा, क्यों भैया, अब हम लोगों का क्या होगा? आज की परिस्थिति में क्या हम लोगों की सेवकाई चली जाएगी? घबरा तो हम सभी गए थे, परंतु लक्ष्मी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद के समय में भी प्रबंधक सरकार महाशय हमें प्राप्त हो सकने वाला वेतन महीने के महीने ठीक समय पर पहले की भांति देते रहे। पूर्व की भांति समुचित समय पर उनकी अंत्येष्टि और श्राद्ध कर्म का निमंत्रण भी हमें मिला। फिर हम लोग भी मलिक महाशय के चित्र के सामने बैठकर पहले की तरह बदकही करने लगे। उधर विपिन भी
शाही फर्शी वाला विशाल हुक्का चिलम सजा कर लाए और उसकी लंबी नलकी के सिरे को मलिक महाशय के चित्रांकित मुख से पहले की तरह छुआ दिया करते थे। हम चारों के चारों जने पहले के नियम के अनुरूप ही बातचीत का दौर परम निश्चिंत हो चलाते रहने में निमग्न हो रहे थे। फिर पूर्व निर्धारित वेला पूरी हो जाने पर अपने अपने घर को लौट आया करते। उसके बाद दोपहरी के बाद वाली पारी में फिर गए और कथा कक्कड़ या बदकही का क्रम चलाने लगे, ठीक उसी तरह जैसे पहले करते थे। माँ लक्ष्मी के परलोक चले जाने के बावजूद हमने अपने कर्तव्य कर्म में कोई ढील नहीं दी। अपने काम में रंज मात्र की कोई लापरवाही नहीं बरती, कोई विरुद्धाचरण नहीं किया। उस ओर से भी कभी कोई हीला हवाली नहीं हुई। महीने की पहली तारीख को हम अपना वेतन पा लिया करते। इसी भांति सब कुछ मजे से चल रहा था। मैं तो यही सोचे हुए था कि इसी भांति चलते चलते यही सेवकाई करते हुए मस्ती से सारा जीवन कट जाएगा। परंतु अचानक ही एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। उस दिन अपने सहकर्मियों की अपेक्षा मैं कुछ पहले ही अपने घर लौट आने के लिए चल पड़ा। तभी विपिन मेरे पास आया और एक बंद लिफाफे में रखी हुई चिट्ठी मेरे हाथों में थमाकर चला गया। किस चीज़ की चिट्ठी है? स्वाभाविक जिज्ञासा उभरी। सोचा लिफाफा खोल चिट्ठी पढ़कर देख लूं, परंतु तभी ख्याल आया कि खोल देने से कुछ कठिनाई भी तो आ सकती है, विशेषकर तब जबकि कोई अति गोपनीय बात इसके अंदर हुई तो। अतः वही खोलना उचित नहीं समझा। हाँ, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता शीघ्र अति शीघ्र अपने निवास स्थान पर जा पहुंचा। पहुंचते ही लिफाफा खोलकर उसके भीतर रखी चिट्ठी पढ़ डाली। ये एक बड़ी ही अद्भुत चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, अनिमेष बाबू, ये चिट्ठी पढ़कर आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे कि मैं कौन हूँ और क्यों कर मैंने आपको ये चिट्ठी लिखी। अतएव अच्छा हो कि आने वाले बुधवार के दिन रात के ठीक 9 बजे के समय आप ज्योति सिनेमा हॉल के सामने आकर खड़े रहिएगा। वस्तुतः आपके साथ मेरी अनेक गोपनीय बातें हैं जिन्हें चिट्ठी में लिखकर बताना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष भेंट होने पर वो सभी जान सकेंगे। इति। चिट्ठी के अंत में कहीं किसी का नाम पता कुछ भी नहीं लिखा। अकुलाहट में उस चिट्ठी को मैंने बार बार पढ़ा। किसने लिखी है ये चिट्ठी? परंतु उस पत्र लेखिका को मैं पहचानूंगा भला कैसे? उसकी लिखावट का जो रंग रूप है लड़कियों के हस्तलेखों की बनावट जैसी होने के कारण ये तो स्पष्ट हुआ कि यह किसी लड़की की लिखाई है। उस चिट्ठी को बार बार पढ़ चुकने पर भी मैं उसका कोई तात्पर्य नहीं निकाल पाया। यकायक मन में एक प्रश्न कौंधा, तो क्या यह चिट्ठी स्वर्गीय मलिक महाशय की पुत्र वधू के हाथों लिखी हुई है? कौन जाने वास्तविकता क्या है, मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया। बुधवार का दिन स्थिर है, परंतु बस दूसरे दिन ही तो बुधवार है। ज्योति सिनेमा हॉल, निश्चय ही ये वही है, धर्मतला स्ट्रीट वाला प्रसिद्ध सिनेमा हॉल। इसका मतलब यह कि चिट्ठी मिलने के दूसरे दिन उसी धर्मतला स्ट्रीट के ज्योति सिनेमा हॉल के सामने जा खड़ा रहना होगा जहां पत्र लेखिका से भेंट होने की सूचना दी गई है। उस दिन शाम ढलने के बाद से ही बिस्तर पर जो पड़ा तो पूरी की पूरी रात सोए रहने पर एक सेकंड के लिए भी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते होते तो देह मन सभी कुछ कुम्हला गया कि शरीर एकदम अस्वस्थ हो गया। मन में बार बार इसी बात की व्याकुल प्रतीक्षा उभरती रही कि रात के 9 बजे का समय कब होगा। इस विशेष क्षण में उस चिट्ठी के अंदर छिपा रहस्य खुल पाएगा। उस समय मुझे कितनी असहनीय मानसिक पीड़ा घेर रही थी उसे आप समझ नहीं पाएंगे। और सही हृदय से बतलाऊं तो वास्तविकता ये है कि उस पीड़ा की अपार वेदना को आपको समझा सकने की मुझ में क्षमता भी नहीं। उस दूसरे दिन भी हम लोगों ने प्रातःकालीन पाली में यथा समय पहुंचकर मलिक महाशय की कोठी के दरबार हॉल में बदकही का अपना अड्डा जमाया, ठीक वैसे ही जैसे कि प्रतिदिन जमाया करते थे। उस दिन भी विपिन ने शाही फर्शी वाला हुक्का सजा कर उसके ऊपरी सिरा मलिक महाशय के चित्रांकित मुख के होठों से सटा दिया। वसंत भाई साहब ने रोज की तरह ही अपना गपाष्टक बघारना शुरू कर दिया।
सुधन्य और वीरेश भी अपने नित्य नैमिक भूमिका को ठीक ठीक पहले की तरह निभाते चले गए, परंतु मैं उस दिन पहले की भांति पूरी तरह मन लगाकर सार्थक निरर्थक जो कुछ भी बने बदकही नहीं कर सका। कारण ये था कि मेरा मन काम में ना लगकर केवल उस चिट्ठी की ओर ही लगा हुआ था। वैसे उस दिन भी हमारे जलपान भोजन छाजन के लिए सारी सामग्री पहले की तरह ही यथा समय यथा मात्रा में आई। हमें आदरपूर्वक खिलाया पिलाया गया। अड्डेबाजी का समय पूरा हो जाने पर हम चारों के चारों जन यथा समय अपने अपने निवास स्थान के लिए विदा हो गए। मुझे जो एक विशेष प्रकार की चिट्ठी मिली है, इस बात की चर्चा मैंने कभी किसी से नहीं की। उस दिन सांझ वेला में भी मलिक महाशय की कोठी की अड्डेबाजी में भाग लेने के लिए पहले की भांति गया। फिर उसी घटना की फिर से पुनरावृत्ति हुई। इस सबके सामान्य रूप से चलते रहने पर भी मेरा अपना मन बराबर ज्योति सिनेमा हॉल के सामने पहुंचने के लिए छटपटाता रहा। मेरे मन में बस यही एक भाव बराबर उभरता रहा कि जिससे ऐसा लगता है जैसे कि उस दुनिया की किसी भी घड़ी से रात 9 बजने के समय हो जाने की जानकारी मिलेगी या नहीं, उस दिन रात के 9 बजेंगे या नहीं। बदकही में मन ना लगाकर मैं केवल बार बार घड़ी की ओर निहारता रहा और बस यही देख रहा था कि घड़ी की सुइयों की स्थिति के अनुसार कितना बजा है। बदकही की जमी हुई महफिल समय पूरा हो जाने पर एक समय उठ गई। कुछ व्यग्रतावश बसंत भाई साहब के सामने जाकर मैं बोल पड़ा, अब मैं चलूं भाई साहब, आज मुझे जल्दी पहुंचने की बाध्यता है। बसंत भाई साहब ने स्वीकृति जताते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम जाओ। तब मैंने घड़ी की ओर देखा तो पाया कि 8 तो बज गए हैं। अब और देर करने से काम नहीं चलेगा। अंततः जो बस सामने आई उसी में उछल कर चढ़ गया। बस अपनी सामान्य रफ्तार की अपेक्षा काफ़ी तेजी से चल रही थी, परंतु उस वेला में मेरे मन की अवस्था ऐसी थी कि मुझे लग रहा था बस बहुत ही धीमे धीमे घिसट रही है। उसके बाद तो जैसे ही ज्योति सिनेमा हॉल के सामने बस पहुंची, एक ही कुदान में कूदकर सड़क पर उतर गया। वहां फिर घड़ी की ओर देखा, पाया कि अभी तो 8:30 बजे हैं। फिर तो सड़क के किनारे पैदल पथ पर खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। समय तो अपने स्वाभाविक रूप में बढ़ रहा है। मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था कि अब बीतना ही नहीं चाहता है, मानो उस दिन अब 9 का समय होगा ही नहीं। अपनी दृष्टि जो इधर उधर दौड़ाई तो यकायक बसंत भाई साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देख लेने पर मैंने उनके सामने पड़ना उचित ना मानकर दूसरी ओर मुंह फेर कर उन्हें ना देख सकने का आभास देते हुए उनसे बच निकलने की इस कोशिश में इधर उधर निकल ही रहा था कि उसके पहले ही बसंत भाई साहब ने मुझे अच्छी तरह देख लिया। दूर से ही पुकारते हुए बोले, क्यों रे अनिमेष, ये तू ही है ना? तो तू यहाँ इस जगह इस समय पर कैसे उपस्थित है रे? उनके इस प्रश्न के उत्तर में मुझे क्या कुछ कहना उचित होगा, इसका कोई ठोस आधार ना समझ पाने पर मैंने उत्तर देने की जगह उन्हीं से प्रश्न पूछ लिया, भाई साहब आप, मगर इस वेला में इस स्थान पर आप क्यों? बसंत भाई साहब ने समझाया, यहाँ पर एक अति आवश्यक काम आ पड़ा था, परंतु तू इस जगह क्यों आया है रे? अब तो मुझ में भी हिम्मत आ गई। उसी सुर में कह उठा, मेरा भी एक काम था। कौन सा काम? मैंने कहा, एक व्यक्ति मुझसे भेंट करने की गरज से यहीं पर आएंगे। मेरी बात अभी पूरी हो भी नहीं पाई थी कि तभी सुधन्य वहां उपस्थित हुआ। उस वेला में सुधन्य को आया देख हम दोनों ही अवाक रह गए। अब हमने आगे बढ़ उसी से प्रश्न किया, अरे सुधन्य, तू यहाँ क्या करने आया है रे? हमारे प्रश्न का उत्तर देने की जगह सुधन्य ने उल्टे हम दोनों से ही सवाल पूछ लिया, तुम लोग यहाँ कौन से विशेष प्रयोजन सिद्ध करने आ पहुँचे हो? उसके इस सवाल का हम लोग कोई जवाब दे पाते उसके पहले ही वीरेश वहाँ आ पहुँचा। उसके हाव भाव से स्पष्ट लगा कि उस वेला में उस स्थान पर हम लोगों को देखकर उसे अतिशय आश्चर्य हुआ है। इधर हम सबकी दशा भी एक जैसी ही थी।
उसे वहां देख हम सभी उतने ही आश्चर्यचकित हो उठे। तो महाशय, जरा आप उस घड़ी की, उस परिस्थिति की एक बार गंभीरता से विचार करके देखें तो उस समय हम सभी लोगों की अवस्था कैसी व्याकुलता भरी हो उठी होगी। सभी के मन अंदर ही अंदर उद्वेलित हो रहे थे। चाह कर भी हम में से कोई किसी दूसरे से असली घटना बतला सकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जबकि उस घड़ी तक हम चारों के चारों ही भली प्रकार जान चुके थे कि हम चारों जनों को ठीक वही एक चिट्ठी दी गई है। सभी को एक ही निर्देश दिया गया है। उस चिट्ठी में हम सभी के लिए एक ही निर्देश लिखा हुआ है, ज्योति सिनेमा हॉल के सामने उस दिन की रात को 9 बजे पहुंचकर खड़े रहने का। उस समय तक तो हम सभी के सभी उस निर्देश के मर्म को समझ चुके थे कि हम लोगों को हमारी सेवकाई माने बदकही की उस नौकरी से निकाल बाहर कर भगा देने के लिए ही वह चिट्ठी हरेक को लिखी गई थी। इतनी बुद्धिमत्ता भरा यह काम निश्चय ही हमारे अन्नदाता मलिक महाशय के पुत्र की श्रीमती यानी कि बहुरानी का है। ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य हमें सेवकाई से हटा देना था। सीधे साधे ढंग से नौकरी से निकाल बाहर करने की जगह बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक इस घुमावदार तिरछे रास्ते का सहारा लिया गया, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अनिमेष बाबू अब की बार ठहर गए, एकदम चुप। फिर तो मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहते जाइए ना। अनिमेष बाबू ने बतलाया, उसके बाद फिर और क्या होना था। उसके बाद तो मैंने कोलकाता में अपने जीवन की भूमिका पूरी तरह बितूकर वहाँ का अध्याय हमेशा के लिए बंद कर दिया और यहाँ इस जबलपुर चला आया। मैंने जो इतने सारे वर्षों तक समय अपना सेवकाई में लगाया, अन्य नौकरियों की तरह इसमें कोई पेंशन वेंशन तो है नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड भी नहीं। वैसी नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर जब कुछ मिल पाने की व्यवस्था ही नहीं थी तो फिर वहाँ रहता भी कैसे। इसी से अपने काका जी के बेटे माने अपने उस चचेरे भाई के यहाँ आकर आश्रय लिया। जिस समय मैं यहाँ पहुँचा था तब तक मेरे उस चचेरे भाई का विवाह भी नहीं हुआ था। विवाह कर लेने का विचार भर अब पक्का होने लगा था। विवाह करने की प्रस्तुति में ही उसने ये छोटा सा मकान बनवा लिया था। यहाँ वह बड़े आराम से रह रहा था, सो मैं भी आकर उसके साथ मज़े से रहने लगा। परंतु मेरे यहाँ आने के कुछ समय बाद ही मेरा वो इकलौता चचेरा भाई अचानक मर गया। उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद से उसके द्वारा बनवाए गए इस मकान में मैं ही निवास कर रहा हूँ। अपने पहले के सारे जीवन भर मैंने बातें की, गप्पे हाँकी, बदकुच्चन करने की सेवकाई की, परंतु आज हालत ऐसी हो गई है कि अच्छी भली आवश्यक बात करने के लिए किसी आदमी को अपने पास नहीं पाता। कोई आदमी मेरे पास आता भी नहीं है, मैं भी किसी व्यक्ति के पास नहीं जा पाता। एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना भी करने के लिए अथवा किसी व्यक्ति से कुछ विचार विमर्श करने के लिए अथवा कुछ कहा सुनी करने के प्रयोजन से किसी भी रूप में बातें कहकर मन की भावनाएं दूसरे को सुनाकर जी हल्का कर लेने के लिए आज किसी को नहीं पाता हूँ। अनेक वर्ष इसी प्रकार बीत जाने के बाद आज आप मेरे यहाँ पधार गए। उसी का सुफल हुआ कि इतनी देर तक बातें कह सुनाने लायक सहृदय व्यक्ति को पा सका। उनकी भावनाओं को समुचित सम्मान देते हुए मैंने कहा, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ उससे आज ही पहली बार बाहर निकला हूँ। उसी के परिणाम स्वरूप आपके साथ बातचीत कर पाया। होटल से निकला था इस नगर को देखने के लिए, समझने के लिए, परंतु आपको जो देखा तो सारी पृथ्वी समूचे विश्व को ही देखने समझने का पूरा दर्शन कर लेने का महान कार्य संपन्न हो गया। अनिमेष बाबू गंभीर कंठ से कहने लगे, आज जीवन की इस घड़ी में पहुंचकर अपने मन में केवल यही अभिलाषा जगती है कि यदि फिर से इस पृथ्वी पर इस माँ वसुंधरा के किसी भी स्थान पर जन्म लेने का अवसर पाऊं तो अपने उस बार के जन्म में ऐसा सुयोग पाऊं कि विवाह करूं। इस जन्म की समुचित वेला में पहले ही अगर विवाह कर लिया होता तो आज अपने जीवन की अपराह बेला की इस 25वें वर्ष की अवस्था में
मुझे इस प्रकार निपट अकेले ऐसा संगी साथी विहीन नीरस एकाकी जीवन नहीं काटना पड़ता। अब तक तो मेरा घर बेटे बेटियों नाती नातिनों से भरा पूरा गमगमाता रहता। बुढ़ौती की इस ढलती उम्र में मुझे सहारा देने मेरी देखभाल करने के लिए कुछ एक लोग अवश्य मेरे पास होते। हाय रे हाय, उस समय मैंने कितनी भयानक गलती की थी। उसका परिणाम यह है कि आज उसी गलती की वजह से मुझे इतनी यंत्रणा भोगनी पड़ रही है। उस वेला में विवाह करने घर गृहस्थी का प्रेम पाने की जगह जैसे तैसे रुपए कमाने की धन इकट्ठा करने का शौक था, जो जीवन के अमूल्य 65 वर्ष बस बतकही करके बात करके मैंने नष्ट कर दिया। जबकि आज स्थिति यह है कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। आज एक भी ऐसा आदमी मेरे भाग्य में नहीं जुट रहा जिससे बातचीत कर सकूं। आज के दिन आप महाशय जो अचानक ही मेरे आवास पर आ पधारे, तो उसी सौभाग्य से बहुत लंबे समय के बाद आज का दिन बड़े आनंद पूर्वक बीता। बहुत अधिक समय तक बतकही करने का सुयोग पा गया। जीवन में बस आज हृदय से अनुभव कर पाया हूँ कि रुपए पैसे धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य की अपेक्षा प्रेम प्रीति अधिक मूल्यवान है। उसके ठीक दूसरे दिन ही जबलपुर छोड़कर मैं वापस चला आया। इस बार की जबलपुर यात्रा में आने तथा होटल में ठहरने के लिए किराए वगैरह में लगभग 5,000 रुपये खर्च हो गए। मेरे जैसे व्यक्ति का इतना रुपए खर्च हो जाना निश्चय ही बहुत चिंता का विषय हो जाता है। परंतु जबलपुर से जब वापसी की यात्रा करने लगा तो उस वेला में मेरे मन में ऐसी अनुभूति हुई मानो इस यात्रा में मुझे 5 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हो गया। ऐसी अनुभूति का आधारभूत कारण यह है कि हमेशा से ही मेरी यह पक्की धारणा रही कि धन संपत्ति रुपए पैसे की अपेक्षा प्रेम प्रीति अधिक मूल्यवान वस्तु है। अपनी इस यात्रा की फलश्रुति के रूप में अपनी उस धारणा का ही समर्थन अब और एक बार मैंने पा लिया उन अनिमेष बाबू की जीवन गाथा को सुनकर। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अब तक प्रसिद्ध कथाकार बिमल मित्र जी की लिखी कहानी चाकरी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोबारा एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।